हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस करने थे। 4 हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं एंड बाकी जो बचे हैं 10 कन्वेंशंस वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे सारे टॉपिक दिख रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये डिटेल में समझा था। क्या मतलब होता है, क्या कैटेगरी है, मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। वो 2 कैटेगरी क्या है, फीचर्स क्या है, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था एंड उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पूरे 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको आपके साथ 4 कॉन्सेप्ट कन्वेंशन डिस्कस किए हैं पिछले लेक्चर में। गोइंग कंसर्न हमने पिछले लेक्चर में किया था, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमें मनी मेजरमेंट जो कन्वेंशन है वहां से लेकर के ये जो 10 कन्वेंशन है ये हमें आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगला जो हमें कन्वेंशन डिस्कस करना है दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो वैसे ये मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं जब मैं अकाउंटिंग की डिफिनीशन आपको बता रही थी। वहां पे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म, जिसको मॉनिटरी टर्म पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को केवल बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देखिए लिखा है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म, जिसको हम मनी के टर्म में पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, केवल उन्हीं को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है इंटरप्राइज के द्वारा। ठीक है, मनी क्या है, मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है। ठीक है, सोचिए मनी के अलावा और फिर कैसे कर सकते हैं कुछ चीजें आपकी, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है, सपोज करिए कोई इंटरप्राइज है, उसके पास 10,000 रुपए कैश है। ठीक है, 12 टन उसके पास रॉ मटेरियल है, उसके पास कुछ 20,000 स्क्वायर यार्ड जमीन है और कुछ 8 ट्रैक्टर हैं, कई गाड़ियां और दूसरी गाड़ियां हैं, कई एसेट है। बट क्या इन एसेट को आप क्या मतलब सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते जब तक आप इसको किसी कॉमन डिनोमिनेटर में नहीं कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के एसेट हैं, कई गाड़ियां हैं, मकान है, दुकान है, कई चीजें हैं। बट क्या इन चीजों, कई फैक्ट्री है, मकान नहीं फैक्ट्री कहिएगा, तो ये अलग अलग कई एसेट हैं एंटरप्राइज के पास, बट क्या इनको सम करके आप टोटल एसेट कितने हैं ये निकाल सकते हैं? ये आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप इसको किसी कॉमन डिनोमिनेटर में न चेंज करें। तो मनी मेजरमेंट यही कहता है कि मनी क्या है, मनी बेसिकली एक कॉमन डिनोमिनेटर है फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर की जरूरत है, जो क्या है, मनी। इसीलिए सारी चीजों को मनी के टर्म में, पैसे के टर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। फिर एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सपोज करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो एम्प्लॉयज हैं उनका मतलब वो बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कैलिबर है, बट क्या इसको हम पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन इस एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए अगला प्रिंसिपल देखते हैं। अगला प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस की जो लाइफ है, उसको छोटे छोटे ड्यूरेशन में, इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, एंड उस ड्यूरेशन के एंड में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बनाए जाते हैं वो बनाए जाने चाहिए। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है इसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड किया जाए एंड उस इंटरवल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। ठीक, और ऐसा क्यों जरूरी है?
ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद देखिए, एक बिजनेस से कई लोग एसोसिएटेड होते हैं, एक बिजनेस से कई लोग एसोसिएटेड होते हैं। बिजनेस के जो ओनर होते हैं या कह लीजिए जो टॉप मैनेजमेंट है, वो भी बिजनेस के जो भी रिजल्ट है वो जानना चाहता है। जो बैंक वगैरह है या जो क्रेडिटर है जिन्होंने बिजनेस को शायद लोन वगैरह दिया है, वो जानना चाहते हैं। बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी तो जानना चाहते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन इंटरेस्टेड होता है? तो एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होते हैं, इसके साथ गवर्नमेंट भी तो इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मतलब एक्सेस करना होता है, कितना टैक्स मिलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसलिए ये बहुत सारी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सर्टेन ड्यूरेशन, एक रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं बनाएगी, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल आया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इसमें कहा गया है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में, देखिए लिखा है कि जो लाइफ ऑफ द इंटरप्राइज है इसको इस स्मॉलर पीरियड में डिवाइड किया गया है ताकि परफॉर्मेंस मेजर किया जा सके एट रेगुलर इंटरवल। ठीक, अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है वो इंटरवल ऑफ टाइम जिसके अंत में पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाई जाती है। ये यूजुअली क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जब साल खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हर कंपनी को बनाने होते हैं। बट बाकी इसके अलावा क्वार्टरली भी बनते हैं। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद जब क्वार्टर एंड होता है तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए इसका कारण में लिखा है क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैनेजमेंट हुआ, बैंक हुए, जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उसे भी तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दें कि नहीं दें, ठीक है, दें तो कितना दें। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो किस बात पे डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ठीक, अब एक बात आपने ये नहीं सोची, आप अगर सपोज करिए बीबीए के, बीसीए के, एमबीए के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि डायरेक्टली सेमेस्टर के एंड में आपके एग्जाम हो, ऐसा भी तो हो सकता था। बट नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है? बीच में सेशनल होते हैं। अगर 4 महीने का आपका सेमेस्टर है या 5 महीने का सेमेस्टर है, तो बीच में आपके 1 या 2 सेशनल कराए जाते हैं। सेशनल मतलब जैसे स्कूल में होते थे यूनिट टेस्ट, वैसे ही सेशनल होते हैं कॉलेज में। तो सेशनल क्यों कराए जाते हैं? ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। ऐसा ना हो कि पूरे सेमेस्टर के एंड में जब एग्जाम हो तब पता चले कि स्टूडेंट तो वीक था, थोड़ा सा इसको और पुश करना चाहिए था तो ये पास हो जाता। तो इसीलिए बीच में क्या होता है? क्लास टेस्ट होते हैं, सेशनल्स होते हैं, ताकि परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके एंड जिन स्टूडेंट को थोड़े सपोर्ट की जरूरत है उनको कॉलेज सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। एकदम फाइनेंशियल, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी नहीं तो परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगी? तो इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आया कि इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। ठीक, अगला जो कन्वेंशन है, अगला जो प्रिंसिपल है, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नाम से ही समझ में आ रहा है, फुल डिस्क्लोजर यानी डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना मतलब? रिवील करना है। क्या डिस्क्लोज करना है? फुल डिस्क्लोजर करना है, यानी जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जिन इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट पड़ता है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखिए, कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, हमारे कितने एसेट हैं, क्या क्या लायबिलिटी है, क्या कोई कंपनी डिस्क्लोज करना चाहेगी? वैसे नहीं चाहेगी ना। तो इसीलिए रूल बनाया गया है, इसीलिए प्रिंसिपल बनाया गया है, गाइडलाइन बनाई गई है, नॉर्म बनाए गए हैं कि नहीं, आपको करना होगा फुल डिस्क्लोजर। तो अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही, बट एक अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि जितनी भी मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, उसे शो होना है। ठीक है, अब कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मटेरियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि वो इंपॉर्टेंट मतलब वो मैटर भी करती है। जैसे कोई बहुत छोटी इंफॉर्मेशन, कोई इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को नहीं कहा जा रहा है डिस्क्लोज करने के लिए, बट कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस पे बहुत मेजर इंपैक्ट है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है,
इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सपोज करिए किसी ईयर किसी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो लॉस का कुछ कारण होगा ना। अगर लॉस बहुत ज्यादा हुआ तो उसका कुछ कारण है, तो अगर वो प्रॉपरली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करेगी, तभी तो वहां से निकल के आएगा कि रीजन क्या था उस लॉस का। ठीक है, तो इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है फुल डिस्क्लोजर। ठीक, अगला जो कन्वेंशन है, अगला जो प्रिंसिपल है, दैट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक, मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनली दोज आइटम आर डिस्क्लोज, केवल उन्हीं आइटम को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विच आर मटेरियल, जो सिग्निफिकेंट हो, जो मटेरियल हो, जिसका इंपैक्ट पड़ता हो। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट, जिसका इंपैक्ट पड़ता हो, और जो रिलेवेंट हो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो करना है, केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो, केवल ऐसी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा नेचर से एंड अमाउंट से, यानी वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की है एंड उस इंफॉर्मेशन का अमाउंट क्या है। क्या वो 150 रुपए का इधर उधर हुआ है, 1000 रुपए का इधर उधर हुआ है, या लाख रुपए का इधर उधर हुआ है, तो बेसिकली उसका अमाउंट क्या है एंड उसका नेचर क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं है। जैसे, अच्छा एक चीज और है, सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कोई खर्चा है, वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन शायद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए वो सेम खर्चा इनसिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 50,000 का रिपेयरिंग, फैक्ट्री की रिपेयरिंग कराई, तो 50,000 का खर्चा करा। ठीक है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर उसका टर्नओवर 10 लाख का है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, इसका टर्नओवर है 10 लाख का और इसने 50,000 रुपए अगर फैक्ट्री की रिपेयरिंग पे खर्चा किया है, तो ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे शो किया जाएगा। ठीक है, बट वही एक दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, इसने भी 50,000 का खर्चा किया, इसने भी अपनी फैक्ट्री को रिपेयर कराया, 50,000 का खर्चा किया, लेकिन इस कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़ का। ठीक है, ये जो कंपनी है इसका टर्नओवर है 10 करोड़ का, तो उस केस में ये जो 50,000 का खर्चा है ना, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इमटेरियल है। ठीक है, तो वही मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा। आ जाइए सिक्स प्रिंसिपल क्या है? सिक्स प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कह लीजिए, दोनों नाम से आता है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एक फ्रेज है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं हमें नियर फ्यूचर में, उसके लिए प्रोविजन बना के रखो, लेकिन आगे चल के हमें जो प्रॉफिट हो सकते हैं उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तो ये एक फ्रेज है, तो बस इसी फ्रेज पे बेस्ड है ये प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव या कह लीजिए प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस मतलब क्या होता है? प्रूडेंस मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान समझदार लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान समझदार लोग आगे आने वाले खर्चों के लिए पहले से पैसा थोड़ा बचा के रखते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, जबकि आगे आने वाली इनकम के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के अगर कोई बड़ा खर्चा आने वाला है तो उसके लिए पहले से थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि डू नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉफिट, आगे चल के जो प्रॉफिट होगा उसके लिए एंटीसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लॉसेस के लिए प्रोविजन बना के रखो। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, जो भी लॉसेस हो सकते हैं, कहां से हमें लॉसेस हो सकते हैं, वो सब ध्यान में रखो, उसे कंसीडरेशन में रखो, बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, आगे चल के हमें प्रॉफिट कहां से हो सकता है उसके बारे में अभी मत सोचो। ठीक है, तो दिस इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एंड इसी प्रिंसिपल के कारण प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट कहिए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डेटर थे। ठीक है, डेटर मैंने बताया ना, अकाउंटिंग के टर्म्स जब मैंने डिस्कस किया था तो डेटर और क्रेडिटर डिस्कस किया था। डेटर मतलब शायद हमने क्रेडिट पे किसी को सेल किया है सामान, ठीक है, अभी उसने पैसा नहीं दिया पर बाद में वो देगा, तो दैट इज डेटर। अब उसमें से कुछ डेटर ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं पे कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो नहीं पे कर पाएंगे, तो वो क्या हो गए? बैड डेप्ट, वो बैड डेप्ट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बैड डेप्ट के लिए, या डाउटफुल, बैड डेप्ट नहीं, डाउटफुल डेप्ट, ठीक है,
डाउटफुल डेब्ट यानी जो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, डाउटफुल है उनके बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन बना के रखता है फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये प्रोविजन क्यों बना के रखता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल के कारण। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया है जो मैंने पहले डिस्कस किया है जब मैं कॉस्ट पढ़ा रही थी, जब मैं अकाउंटिंग के टर्म डिस्कस कर रही थी, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, जब मैं स्टॉक एंड इन्वेंट्री पढ़ा रही थी तब मैंने पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक होता है, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में? तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है। कोई भी जो स्टॉक या इन्वेंट्री या जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको बुक ऑफ अकाउंट में किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो लोअर होता है उस पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो सोचिए ये क्यों है, ये रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बोलूं, ये आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया, अब इसके पीछे पूछा जाएगा कि इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्लोजिंग स्टॉक को लोअर पे रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, इसके पीछे कारण क्या है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेवेंथ क्या है? कॉस्ट प्रिंसिपल। सातवां क्या है? कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एसेट को किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कि जितना खर्चा लगा है हमें उस एसेट को एक्वायर करने में। हमने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, उस मशीनरी को एक्वायर करने में हमें जितना खर्चा लगा है वो उसकी कॉस्ट हुई और बुक ऑफ अकाउंट में उसको उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है। क्या कहता है? कि एसेट इज रिकॉर्डेड, एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक ऑफ अकाउंट में, द प्राइस पे टू एक्वायर इट, उसको एक्वायर करने में जो प्राइस पे करनी पड़ी है उस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड यही जो कॉस्ट होगी, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड इसी कॉस्ट के बेसिस पे जितने भी इस एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो इसी कॉस्ट के बेसिस पे किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई मशीनरी थी, 4 लाख की मशीनरी थी, ट्रांसपोर्टेशन में 50,000 लग गया, इंश्योरेंस कराया 20,000 लग गया, ठीक है, इंस्टॉलेशन कराया 30,000 लग गया। तो यानी इस मशीनरी की कॉस्ट क्या हुई? इस मशीनरी की कॉस्ट हुई 5 लाख। 4 लाख की मशीन, बाकी इसको इंस्टॉल कराने यानी पूरा एक्वायर करने में हमें टोटल इतना खर्चा लगाया ना, तो ये इसकी कॉस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है, इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है कि एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है कि इट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यानी किसी भी एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में, किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट पे। फिर उसके बाद सिस्टमैटिकली, क्योंकि ये जो एसेट है ये तो लंबे समय तक चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो अब इसके आगे इसे सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया जाता है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हर साल कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, भले ही इस एसेट की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। हमने 10 लाख का एसेट खरीदा, ठीक है, जब हम बुक ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर रहे थे तो शायद वो एसेट 7 लाख का हो गया था या 12 लाख का हो गया था, बट हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम उस एसेट को बुक ऑफ अकाउंट पे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट, एंड उसमें हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, मतलब कॉस्ट, और उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो वही बात देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है कि देखिए एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा कॉस्ट एट टाइम ऑफ इट्स परचेज और फिर उसको सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया जाएगा बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ठीक। एंड मार्केट प्राइस, ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट वैल्यू में चेंज, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस क्या होगा? बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन यूज किया जाएगा। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट जो पड़ी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल वही है, 10 लाख का एसेट है, रिकॉर्ड करते समय भले ही वो एसेट 14 लाख का हो जाए चाहे 7 लाख का हो, उस एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा? 10 लाख माइनस उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक। अगला जो कन्वेंशन है, अगला जो प्रिंसिपल है, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? मैच कराना है दो चीजों को, ठीक है। अब किनको किनको मैच कराना है? दो चीजें ना, एक रेवेन्यू एंड दूसरा एक्सपेंस, इन दोनों की मैचिंग की बात हो रही है। टू नो द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस
ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये कैसे पता चलेगा? जब मैच कराया जाएगा। क्या मैच कराया जाएगा? रेवेन्यू, यानी इस अकाउंटिंग पीरियड में या एक महीने में कितना रेवेन्यू हुआ माइनस उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कितना खर्चा किया। तो इसको जब मैच कराएंगे तब ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा, वही यहाँ पे कन्वेंशन लिखा हुआ है। देखिए, इट इज नेसेसरी टू मैच, ये जरूरी है कि मैच कराएं रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड। यानी इस एक महीने में, एग्जाम्पल मैं 1 मंथ का लेती हूँ, इस एक महीने में ऑर्गेनाइजेशन को क्या रेवेन्यू हुआ है इसको मैच कराया जाएगा किससे? जो भी एक्सपेंस हुआ है इस ड्यूरेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता चल सके? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, सही प्रॉफिट लॉस, तभी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा। ठीक है, अब ये नहीं मैटर करता है कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कोई खर्चा हुआ, सपोज करिए एक्सपेंस हुआ, अब एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ये मैटर नहीं करता, या जो रेवेन्यू अर्न किया है उसका पेमेंट हमें रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है ये मैटर नहीं करता। केवल क्या मैटर करता है कि रेवेन्यू अगर रिकॉर्ड हुआ है या एक्सपेंस हुआ है तो उनको मैच कराया जाता है। एंड इसीलिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो खर्चे जो हो गए हैं बट अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। मैंने जब अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाए थे तभी उन्होंने बताया था ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूवल इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, तो इन सबके किए जाएंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, इसीलिए एडजस्टमेंट किए जाएंगे क्योंकि ये रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच कराना है, भले पेमेंट वगैरह कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है। और इसका फायदा क्या है? ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर रेवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच कराएंगे, भले ही कैश रिसीव हुआ है कि नहीं, कैश का पेमेंट हुआ है कि नहीं, अगर मैच कराएंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का सही प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा तभी। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डुअलिटी या कह लीजिए डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा जो पूरा अकाउंटिंग जो अभी हम लोग जर्नल एंट्री आगे चल के करेंगे, जर्नल लेजर और बाकी चीजें करेंगे, वो पूरा जो डबल एंट्री सिस्टम है ना वो इसी पे बेस्ड है। पूरा ये जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का ये इसी डुअलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखिए लिखा है मैंने फॉर, अच्छा ये होता क्या है पहले ये बता देती हूँ। हर ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी बाय सेल हुआ, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, हर डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री होगी ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, हर डेबिट की अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री होगी इक्वल अमाउंट की, भले ही इसमें नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो वही चीज है डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअल मतलब दो, तो हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो वही है एवरी ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज 2 एस्पेक्ट। हर डेबिट एंड के अगेंस्ट क्रेडिट एंट्री होती है ऑफ इक्वल अमाउंट। डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, यही बात लिखी है। ये जो पूरा इंटायर सिस्टम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये इसी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, सपोज करिए ये है मिस्टर राम, इन्होंने डाला, ठीक है, इन्होंने डाला अपने बिजनेस में पैसा। ठीक है, ये बिजनेस है। ये है मिस्टर राम, इन्होंने कैपिटल डाला, अपने बिजनेस में पैसा डाला, तो जो पैसा डाला है वो क्या है? कैपिटल डाला। ठीक है, तो अब ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इन्होंने जो कैपिटल डाला है तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख का कैपिटल डाला इन्होंने अपने बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया, 1 लाख का कैश आया। ठीक है, इसके साथ ही बिजनेस की लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई। मैंने बताया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस में ठीक है 1 लाख रुपए आया, लेकिन इसके साथ ही, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, बट इसके साथ ही बिजनेस की जो लाइबिलिटी है, बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो भी तो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1 लाख बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये जो राम थे, ओनर थे, इन्होंने अपने बिजनेस में पैसा डाला, तो बिजनेस में आया कैश, लेकिन बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ गई 1 लाख की, टूवर्ड्स इट्स ओनर, ओनर की तरफ इसकी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो आपने देखा ये जो ट्रांजेक्शन हुआ कि बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला गया, इसके 2 एस्पेक्ट हुए, एक बिजनेस में कैश आया, दूसरा बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो दिस इज डुअलिटी प्रिंसिपल। अगला देखते हैं। ओहो, अभी ये भी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल,
रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा सा कट गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मतलब कि ये वो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो इसमें इसका जवाब बताया गया है कि रेवेन्यू इज कंसीडर टू हैव बीन रियलाइज, यानी किसी भी रेवेन्यू को माना जाएगा कि रियलाइज हुआ या अर्न हुआ कब, व्हेन द ट्रांजेक्शन हैज बीन इंटर्ड इनटू, जब किसी ट्रांजेक्शन में इंटर होते हैं, जब ये ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है कि अब हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई सामान बेचा, ठीक है, सामान बनाया उसके बाद बेचा, तो रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कब बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जब सामने वाली पार्टी पे अब ऑब्लिगेशन हो गया है कि अब वो हमें पैसा देगी। ठीक है, ऑब्लिगेशन आता है टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी सामने वाला जो बायर है उस पर अब ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पेमेंट करेगा, तब हम कहते हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट, यानी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना एंड सामने वाले से पैसा हमें रिसीव हुआ है, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दोनों अलग चीज है ना, मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में ही दिया था कि शायद जून के महीने में हमने सामान डिलीवर कर दिया है, लेकिन अगर उसका पेमेंट 1 महीने बाद आ रहा है तो कोई बात नहीं, जून में ही जब हमने सामान डिलीवर कर दिया है, बायर अब उसका ओनर हो गया है, बायर पे अब ऑब्लिगेशन है कि वो इसका पेमेंट करेगा, तब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू इन आवर बुक। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे सपोज करिए कोई गुड सेल किया, फरवरी 2020 में कोई गुड सेल किया है, अमाउंट रिसीव हुआ अप्रैल 2020 में, तो अब बताइए इसमें रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जब पैसा मिला अप्रैल में तब, या जब सामान हमने बेच करके उसको डिलीवर कर दिया तब, तो बताइए कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, फरवरी में। तो देखिए इसमें लिखा है रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन, कब होगा, फरवरी में, क्योंकि फरवरी में सामने वाला जो बायर है उस पर लीगल ऑब्लिगेशन हो गया है कि अब वो उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, इंटरप्राइज रिसीव्ड एडवांस इन फरवरी 2020। सपोज करिए हमारी कंपनी है, फरवरी 2020 में हमें क्या मिला, एडवांस मिला कि आपको ये प्रोडक्शन करना है। ठीक, एंड फिर हमने प्रोडक्शन किया एंड फाइनली हमने सेल कब किया, मई 2020 में सेल किया। तो अब एक सवाल आता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या जब हमें एडवांस मिल गया था तब, या जब हमने सेल किया तब? तो जब हमने सेल किया मई में, क्योंकि तभी सामने वाली पार्टी जो बायर है उस पर लीगल ऑब्लिगेशन हुआ कि वो उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कह लीजिए। अब आ जाते हैं आखिरी जो हमारा कन्वेंशन है, आखिरी जो प्रिंसिपल है वो है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल मतलब जिसे हम वेरीफाई कर सके, जिसको हम चेक कर सके, वेरीफाई कर सके, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, दिस शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेंट अपनी मर्जी से किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, अपने मर्जी से 10 रुपए ऊपर नीचे ऐसा कुछ ना करे। ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मेजरमेंट जो है दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी मेजरमेंट है उसके पीछे, यानी कोई भी चीजें रिकॉर्ड की जा रही है उसके पीछे देयर हैज टू बी सम एविडेंस, कुछ एविडेंस होने चाहिए, कुछ सबूत होने चाहिए। ठीक है, तभी इसको माना जाएगा कि दिस इज ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड सबूत क्या क्या हो सकते हैं, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, वाउचर्स मैंने आपको बताया था, जब अकाउंटिंग टर्म्स हमने डिस्कस किया था मैंने वाउचर्स बताया था। जो कैश मेमोज होते हैं इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है वाउचर। जो कैश मेमो है, इनवॉइस है, सेल्स बिल है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, एज अ बेसिस फॉर ऑडिट होते हैं। वैसे ये सब क्या हो सकते हैं, एज अ बेसिस ऑफ एविडेंस, ये सब एविडेंस हो सकते हैं, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटेंट मेजर करता है एंड रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यानी जो भी रिकॉर्ड किया जाए बुक ऑफ अकाउंट में दैट शुड बी वेरीफिएबल, उसे वेरीफाई किया जा सके, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बिल, रिसिप्ट, इनवॉइस वगैरह सब होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। 14 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हमने डिस्कस किए हैं डिटेल में। ओके,
तो चलिए फिर एक बात और देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, ये जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।